तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो MCQ है वो आने वाला है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, जो कि पावर ग्रिड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप बने रहिए, मैं खूब सारे MCQ करा दूंगा, लगभग 100 MCQ करा दूंगा एक ही वीडियो में इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स के। और अभी इंडक्शन मोटर के 200 MCQs बाकी हैं, DC मशीन के 200 MCQs अभी बाकी हैं और ट्रांसफार्मर के भी 200 MCQs बाकी हैं। तो जब तक पावर ग्रिड का पेपर होता है मैं सारे, और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के भी MCQs बाकी हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पावर ग्रिड में। तो आज का वीडियो बनाने का एक मोटिव था कि किसी ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि एक बारी ना इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट, सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको फोकस करके एक वीडियो बना दो। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल मशीन्स कैसी आती है। ठीक है, तो पावर ग्रिड का जब भी पेपर होगा तो उस दिन जो इलेक्ट्रिकल मशीन आएगी पेपर में वो किस हिसाब की आएगी, ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस से मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए UPPCL की बात करें या कोई और JEE एग्जाम की बात करें, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन की आजकल वेटेज कम हो गई है, लेकिन पावर ग्रिड में ऐसा नहीं है। पावर ग्रिड हमेशा इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन डालता ही डालता है। ठीक है, क्योंकि पावर ग्रिड अभी भी वही पैटर्न पे चल रहा है कोर सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और वही आपको देखने को भी मिलेंगे। पावर ग्रिड कभी भी छलावा नहीं करता स्टूडेंट्स के साथ जैसे UPPCL करता है। ठीक है, कि भाई मशीन डाली ही नहीं, ठीक है, किसी में डाल दी, मशीन 100% आएगी। अब इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ना कैसे है, देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इलेक्ट्रिकल मशीन में पावर ग्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है, तो पावर ग्रिड दो मशीन्स को सबसे ज़्यादा पूछता है। किसके? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंडक्शन मोटर के। इंडक्शन मोटर में सबसे पहले इंडक्शन मोटर के, दूसरे आपको मिलेंगे DC मशीन के। अब इंडक्शन मोटर में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं मशीन्स में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मशीन में आपको पढ़ने हैं वो ना न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। कौन से? वो स्लिप वाले न्यूमेरिकल नहीं होते, NR = 1 - S × NS जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, और स्लिप के जो रिलेशन होते हैं ना, कि रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल स्टडी करके जाने हैं स्लिप पे, और पॉइंट्स आपको स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ के जाना है आपको इंडक्शन मोटर में? स्क्विरल केज और जो फेज बाउंड इंडक्शन मोटर होती है ना, उसके बीच के डिफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है कि कौन सी मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क हाई होती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज की हाई होती है, स्लिप रिंग की हाई होती है। ठीक है, स्टार्टिंग मेथड्स के बारे में उन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है पावर ग्रिड। ठीक है, दूसरा आपको स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर का बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। पावर ग्रिड एक ऐसा एग्जाम है जो स्पीड कंट्रोल से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। स्पीड कंट्रोल उसने पूछना ही पूछना है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल जो भी है आपको सारा का सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, स्टार्टर्स आपको अच्छे से स्टडी करने हैं, खासकर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का न्यूमेरिकल, वो आपको स्टडी करके जाना है। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और जितने भी हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में ना कंडीशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के चले जाना, उसकी कंडीशंस पे पावर ग्रिड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना, स्टार्टिंग कंडीशन में कैसा बिहेव करता है और रनिंग कंडीशन में कैसे बिहेव हो जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर का। ठीक है, इस तरीके से पूछता है। अब इंडक्शन मोटर में सब बच्चे ये सब पढ़ के चले जाएंगे। अब छोड़ के क्या जाएंगे? छोड़ के क्या जाएंगे वो आशीष गौड़ को पता है, जो छोड़ के जाएंगे और जो गलती करेंगे वो गलती आपने नहीं करनी। इंडक्शन मोटर के जब चैप्टर खत्म होने जा रहा होता है सेमेस्टर बुक्स में, तो 2 टॉपिक्स दिए होते हैं, एक होता है कॉगिंग का और दूसरा दिया होता है क्रॉलिंग का। कॉगिंग और क्रॉलिंग जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा वो पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिकल मशीन के नाम पे थप्पड़ खाएगा। ठीक है, क्यों खाएगा? क्योंकि कॉगिंग और क्रॉलिंग एक ऐसा फिनोमिना होता है जो चैप्टर में लास्ट में दिया होता है। ठीक है, और बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो कॉगिंग और क्रॉलिंग फिनोमिना जो होता है इंडक्शन मोटर का, वो आपने पूरा पढ़ के जाना है। किस हार्मोनिक की वजह से होता है, कैसे रिड्यूस करा जाता है, ठीक है, किस तरीके से आपको क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, कॉगिंग क्रॉलिंग पढ़ के जानी है आपको। उसके बाद एक इंडक्शन मोटर में एक टॉपिक आपको और पढ़ के जाना पड़ेगा। कौन सा? लीनियर इंडक्शन मोटर का। लीनियर इंडक्शन मोटर एक मोटर होती है जो किताब में दी होती है, लेकिन हम उसको ये मान के छोड़ देते हैं कि यार इससे तो क्वेश्चन उठेगा नहीं, लेकिन उससे जब क्वेश्चन उठता है फिर हमें दिक्कत आ जाती है। तो लीनियर इंडक्शन मोटर भी आपको पढ़ के जानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडक्शन मोटर में और आता है, कौन सा? वो हम ना उठा के बाहर फेंक देते हैं। कौन सा? इंडक्शन जनरेटर का। इंडक्शन जनरेटर में ना चीज़ें पूछता है पावर ग्रिड की कौन सी कंडीशन में इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करती है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो सबको पता है
उसकी कंडीशंस, तो वो कंडीशंस पढ़ के जानी है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं डीसी मशीन्स की। अब डीसी मशीन्स में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। डीसी मशीन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है वो पढ़नी है मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दो में होता है, पर डीसी मोटर पढ़नी है आपको। डीसी मोटर में जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारी की सारी पढ़ के जानी है, ठीक है। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ना, वो वाला आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और एक जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ZN5P/60A वाला, उस पे न्यूमेरिकल 2 देखने को मिलेंगे आप पे, ठीक है। किसी में बैक ईएमएफ किसी में जनरेटेड ईएमएफ निकालने को दे देगा, किसी में स्पीड निकालने को दे देगा, ठीक है। ये आपको दे देगा, ठीक है। एक ना पावर ग्रिड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहता है, वो फॉर्मूला बेस्ड रहता है, उसको देख जाना, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है ना डीसी मशीन्स का, ठीक है, कौन सा, EG = V+IaRa वाला, ठीक है। उससे ना आर्मेचर करंट निकालने को बोल लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी जो पैरामीटर होते हैं वो निकालने को बोल देता है। एक ये न्यूमेरिकल इस टाइप का करके चला जाना। बुक कोई सी भी मिल जाएगा आपको, सेमेस्टर बुक में मिल जाएगा, JB गुप्ता में मिल जाएगा, RK राजपूत में मिल जाएगा, यूथ में मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान रखना डीसी मशीन्स, डीसी मोटर में। और स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर को पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। स्पीड कंट्रोल में किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2 मेथड से पूछता है। एक पूछता है फील्ड कंट्रोल मेथड से और दूसरा पूछता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड से, ठीक है। कंडीशंस पूछता है इसकी, ठीक है, किसमें अबव फील्ड होगा, किसमें अबव रेटेड स्पीड होगी, किसमें बिलो रेटेड स्पीड होगी, ठीक है। ये पूछता है डीसी मशीन्स के अंदर, ठीक है। और ना स्टार्टर्स के बारे में पूछता है डीसी मशीन्स के, 3 पॉइंट स्टार्टर कहाँ पे यूज़ होता है, 2 पॉइंट किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। और डीसी मोटर्स की एप्लीकेशंस पे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। सीरीज़ मोटर कहाँ पे यूज़ होते हैं, डीसी मशीन्स के मैंने MCQ भी कराए थे पीछे, उसमें भी एप्लीकेशंस आई थी, और भी कराऊंगा मैं डीसी मशीन्स के। तो डीसी मोटर की एप्लीकेशंस जो है वो आपको पूरी तरह अच्छे से पढ़ के जानी है। ये तो रहा मोटर का, ठीक है। अब बात करते हैं डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो कौन सा पढ़ के जाना है। डीसी जनरेटर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना है आपने, एक तो कम्यूटेटर वाला जो सेक्शन है ना उसको पढ़ के जाना है, ठीक है, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ के जानी है, किस पर्टिकुलर पार्ट का कैसा रोल होता है, फील्ड वाइंडिंग का क्या रोल होता है, आर्मेचर का क्या रोल होता है। क्योंकि ना आप देखोगे कंस्ट्रक्शन वाले जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जाम में डाले जाते हैं। क्यों, आप ध्यान से समझिए। जो PGCIL, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कई लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन जब आप जॉब करने भी जाओगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा। जो PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट है ना, ये इतनी कोई बड़ी वाली पोस्ट नहीं है, UPPCL जैसी पोस्ट नहीं है कि भाई कोई 33/11 kV का आपको मालिक ही बना देंगे, कोई आपको बहुत बड़ा फील्ड का काम पकड़ा देंगे, ठीक है। PGCIL जो डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट है ना, ये सबसे लोएस्ट पोस्ट है PGCIL की ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका पेपर जो होगा ना वो कोर सब्जेक्ट से ही ज़्यादा होता है, और इसमें ना बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको टफ कौन बनाता है, इसको टफ बनाता है इसका टाइम, ठीक है। आप देखो कि पावर ग्रिड का जो पेपर होता है ना सारे JEO में से वो सबसे बेसिक पेपर होता है पावर ग्रिड का। इतना टफ पेपर नहीं आता कि UPPCL जैसा कोई बहुत हाई प्रोफाइल, कोई स्काडा का कोई कुछ पूछ लिया, कोई कुछ पूछ लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पेपर बिल्कुल बेसिक आएगा, देख लेना। जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, पेपर आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे और उसी में बंदा अटक जाता है। क्यों, कंस्ट्रक्शन के छोटे छोटे पार्ट्स भी आपको पढ़ के जाने हैं, उसमें बहुत बारीकी से पूछता है ये क्वेश्चंस को। पेपर बहुत बेसिक होता है, इसमें जो टाइम लिमिट होती है वो इसको टफ बनाती है। जबकि UPPCL की बात करें तो UPPCL में टाइम लिमिट तो बहुत ज़्यादा है, उबासियाँ आ जाती हैं कभी कभार पेपर देख के UPPCL का 3 घंटे का। लेकिन वो 3 घंटे ही हम पे क्यों भारी पड़ते हैं, क्योंकि UPPCL का पेपर होता है बहुत टफ, अनइवन सा, सरप्राइजिंग। यहाँ पे पावर ग्रिड का पेपर बस अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड है ना और टाइमिंग कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने आते हैं तो पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग आप आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो डीसी मशीन में आप, हाँ, डीसी जनरेटर में बात करें तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर वाला सेक्शन, कंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन आपको पढ़ के जाना है। और टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर में कैसे, डीसी सीरीज जनरेटर का क्या रोल होता है, शंट जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, स्लाइटली ड्रॉपिंग होती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है। तो डीसी जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आप पढ़ के चले जाइए। तो जनरेटर में लगभग
इतने ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक से ही ज़्यादा पूछता है। एक टॉपिक जो जनरेटर में पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो आपको समझ आए चाहे ना आए, वो होता है आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन का टॉपिक। आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जिसका ज्ञान होना चाहिए। अगर जिस लड़के को आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन नहीं ना आता डीसी मशीन में, उसको कुछ भी नहीं आता, भले ही वो पूरा डीसी मशीन क्यों ना पढ़ ले, क्योंकि वही एक टॉपिक होता है जो डीसी मशीन की जड़ पकड़ता है असली, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन को आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन के पे क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है आर्मेचर रिएक्शन पे, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि आर्मेचर रिएक्शन पे क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण होता है, क्या रेमेडीज होती है इसको दूर करने की, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर से जो PGCIL क्वेश्चन पूछेगा वो आपको पूछेगा एफिशिएंसी से रिलेटेड कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, ठीक है। कोर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि आयरन का क्यों बनाया जाता है कोर, ठीक है। CRGO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर पे बकल्स रिले का सेक्शन जो है ट्रांसफॉर्मर का, वहाँ से पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन पूछता है, शेल टाइप कहाँ पे यूज़ होता है, कोर टाइप कहाँ पे यूज़ होता है। EMF इक्वेशन पे न्यूमेरिकल पूछता है पावर ग्रिड, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में इतना ही पढ़ के जाना है। और इतना नहीं, इसके साथ साथ एक टॉपिक जो जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पावर ग्रिड के लिए मत छोड़ के जाना। कौन सा? पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कंडीशंस उसकी पढ़ जाना, कंडीशन से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड बंदा बैठा है इधर, जितने JEE एग्जाम दिए हैं ना, इस बंदे ने यहाँ पे जो खड़ा है छाती ठोक के बोल रहा है, इतने किसी ने ही शायद दिए हों, तो पूरा एक्सपीरियंस है, ऐसा ही आएगा पेपर। और जिसने पहले भी दिया होगा ना, उसको भी लग रहा होगा यार ये वीडियो बड़ी ऑथेंटिक सी लग रही है, ये एक्सपीरियंस्ड बंदा लग रहा है, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन बनना कंपलसरी है पावर ग्रिड में, और 3 से 4 भी बना देता है कंडीशनों पे, ठीक है। तो कंडीशन पढ़ के जाना इसकी, ठीक है। उसके बाद स्कॉट कनेक्शन की डेफिनेशन पढ़ जाना, ठीक है। और वो जो होता है ना टीजर वाला, टीजर मेन से कैसे लीड करता है, लैग करता है, वो सारी चीज़ें पढ़ के जानी है आपको। टीजर, ओपन डेल्टा VV कनेक्शन पढ़ के जाना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ओपन डेल्टा VV इसके लिए छोड़ भी सकते हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग है ना। ओपन डेल्टा VV UPPCL के लिए थोड़ा डेप्थ में जा सकते हैं, ऊपर से पढ़ जाना ओपन डेल्टा कनेक्शंस को, VV कनेक्शंस को, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना। डिप्लोमा ट्रेनिंग में ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, ठीक है। बस ऊपर के ये होता क्या है ओपन डेल्टा VV कनेक्शन, ठीक है, ये पढ़ जाना। और लास्ट मशीन पढ़ी है सिंक्रोनस मशीन्स में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में आपको जहाँ से पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है सिंक्रोनस मोटर इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्यों? ये डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम है, तो सिंक्रोनस मोटर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें UPPCL की तरह ये नहीं कि कोई सेलियंट पोल की डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस से पूछ लिया, क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस पे कुछ पूछ लिया, ठीक है, स्लिप टेस्टों पे पूछ लिया। पावर ग्रिड के लिए सिंक्रोनस मोटर को ज़्यादा जो एग्जामिनर होता है वो भी देख के पेपर बनाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है PGCIL के एग्जाम पे सिंक्रोनस जनरेटर के मुकाबले। सिंक्रोनस मोटर में क्या पढ़ना है? सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, एक तो ये पढ़ के जाना है। स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ के जाने हैं सिंक्रोनस मोटर के, ठीक है। V कर्व और इन्वर्टेड V कर्व बिल्कुल अच्छे से स्टडी करके जाना है। V कर्व अभी भी बोल रहा हूँ, V कर्व, इन्वर्टेड V कर्व, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा V कर्व और सिंक्रोनस V कर्व को स्टडी करके जाना है आपने अच्छे से, ठीक है। और जो एक्साइटेशन का डायग्राम नहीं होता सिंक्रोनस मोटर का, कि एक्साइटेशन बढ़ाने पे पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है आर्मेचर करंट पे, वो वाला डायग्राम आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये तो रहा सिंक्रोनस मोटर में। सिंक्रोनस जनरेटर में आपने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है और उसी टॉपिक से बार क्वेश्चन पूछता है, और आप सचमुच कहेंगे कि यहीं से क्वेश्चन पूछता है सिंक्रोनस जनरेटर में कहाँ पे? जनरेटर में पूछेगा कि लोड लगाने पे ना क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर में अगर हम लीडिंग लोड लगाएंगे, ठीक है, तो इफेक्ट क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग होगा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो जो सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होता है ना, लोड बदलने पे, यूनिटी पे क्या होता है, ठीक है, लीडिंग पे क्या होता है, लैगिंग पे क्या होता है, ठीक है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपने पढ़ के जाना है। तो मशीन्स जो मैंने टॉपिक बताए हैं ऐसे भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे कंपटीशन में नए भी होते हैं, तो नए लड़कों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता, ठीक है। जिनको आइडिया है वो उनके लिए तो ये वीडियो बेनिफिशियल ही है। और जो पहली बार पावर ग्रिड का एग्जाम देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया, वो मेरे अकॉर्डिंग भी मशीन पढ़ के चले जाएंगे ना, तो मशीन की धज्जियाँ उड़ा देंगे, ठीक है। थैंक यू। ये चैनल थोड़ा सा अंडररेटेड चैनल है,
लेकिन ये चैनल एक, अगर बाई चांस मैं इस बारी कोई एग्ज़ाम क्लियर करता हूँ और मुझे इस टाइप की जॉब मिली कि जिसमें थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है, जैसे मान लो अगर यूपीपीसीएल क्रैक होता है तो ट्रांसमिशन अगर मुझे मिल गया तो मैं धुआंधार पढ़ाया करूँगा फिर, ठीक है ना। ट्रांसको वांस को मिल गया, ठीक है, तो ऐसे करके, ठीक है, अच्छा सा बोर्ड, लेकिन अभी तो बोर्ड भी नहीं है मेरे पास कोई ढंग का, ठीक है, ऐसा सही है पुराना सा छोटा सा, ठीक है, तब बड़ा सा बोर्ड लूँगा अपने पैसों से। या फिर कोई पावर ग्रिड में ही जैसे जॉब लग गई अगर बाई चांस, जैसे पावर ग्रिड है वहाँ शिफ्ट का सिस्टम चलता है, टाइम मिल जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन मिला ना फिर ये चैनल ख़त्म है, तो पर ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और एक SJVNL का एग्ज़ाम है ना, वो भी मेरा बहुत अच्छा गया हुआ है, तो हो सकता है कि आप पता वहाँ पे भी हो जाए, ठीक है। और आने वाले भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी भरा हुआ है मैंने, अगर वहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे भी बहुत रिलैक्स जॉब है, वहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर मुझे फ्यूचर में कोई सा भी जॉब मिला तो फिर ये चैनल धुआंधार ऐसे ही चलता रहेगा। और ये चैनल अगर मैंने आगे चलाया तो एक बहुत बड़ा ब्रांड भी बनेगा, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे अपने पे विश्वास भी है, क्योंकि है मेरे में ऐसा पुलअप, ठीक है, मतलब कि आकर्षित करने का स्टूडेंट को। थैंक यू।